हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे सीपीईटी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर पार्ट वन में हमने फर्स्ट 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम 41 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एमाइलोक्सिन एक्ट्स अपॉन। तो एमाइलोक्सिन जो होता है वो बेसिकली स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। और ये पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में ये पाया जाता है। और पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। तो जो एमाइलोक्सिन होगा वो अल्कलाइन पीएच पे वर्क करेगा। तो स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एमाइलोक्सिन एक्ट्स अपॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड इन एनी मीडियम। तो ये आपका गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड इन एसिडिक मीडियम। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करता है यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। CO2 इज कैरिड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में बेसिकली तीन फॉर्म में होता है। जैसे ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है लगभग 20 to 25%। आरबीसी के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाइकार्बोनेट के थ्रू। बाइकार्बोनेट के थ्रू मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो CO2 का होता है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। लगभग 70% आपका बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट नहीं होता है, बाइकार्बोनेट रहता है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। पोटेशियम कार्बोनेट आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल इज कैरिड आउट बाई। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो री एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, तो ग्लूकोज सोडियम आयन और अमीनो एसिड जो होते हैं उनका एक्टिव री एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि जो नाइट्रोजनस वास्ट होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, नाइट्रोजनस वास्ट जो होते हैं उनका पैसिव री एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटरनोडल पाथवे एक्सटेंडिंग फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। तो SA नोड से AV नोड तक जो इंटरनोडल पाथवे होते हैं तो वो उनका नंबर 3 होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये आपका चेम्बर हो गया। तो यहाँ पे आपका होता है SA नोड और यहाँ पे होगा आपका AV नोड। तो एक पाथवे ये होता है जो कि ये पोस्टीरियर पाथवे होता है। एक पाथवे ये होता है एंटीरियर पाथवे। और एक पाथवे बीच से होता है, ये मिडिल पाथवे होता है। तो तीन पाथवे होते हैं। तो ऑप्शन अब बी आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्ट। ये मिस टाइपिंग है तो यहाँ इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के इनमें से कौन सा मेटाबॉलिज्म का करेक्टर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया मेटाबॉलिक पाथवे आर इरिवर्सिबल, बिल्कुल
तो सेकंड ऑप्शन है मेटाबॉलिक पाथवे हैज फर्स्ट कमिटेड स्टेप, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो ओनली ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, तो ये आपका गलत बात है। मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड, बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है आपका, इसमें से लैक्टेट भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट के लिए काम करता है, एलेनिन भी होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट नहीं होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज बनता है नॉन हेक्सोस प्रोडक्ट से, मतलब कि जो हेक्सोस प्रोडक्ट नहीं होते उनके बिना भी ग्लूकोज बन सकता है, जैसे कि लैक्टेट आपका हेक्सोस प्रोडक्ट नहीं है, एलेनिन नहीं है, ग्लिसरॉल नहीं है, पायरुवेट भी होता है आपका, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट गेन ऑफ एटीपी थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड आपका 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है, इसमें 16 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, जिसमें कि आपके 2 एटीपी यूज होते हैं। 2 एटीपी आपको फैटी एसिड के एक्टिवेशन में यूज होता है। फैटी एसिड का एक्टिवेशन जो होता है वो प्रोकैरियोट में साइटोसोल में होता है, लेकिन यूकैरियोट में फैटी एसिड का एक्टिवेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 2 एटीपी आपका यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद 16 पामिटिक एसिड, 16 कार्बन पामिटिक एसिड से आपके 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, और ये फिर इंटर करेंगे टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम से सिंगल क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगा, और वहाँ पे लगभग टोटल 12 एटीपी आपके बनेंगे क्रेब्स साइकिल में। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम से कितने एटीपी बनेंगे, तो टोटल ये आपका हो जाएगा 96 एटीपी। और बीटा ऑक्सीडेशन में आपके टोटल 5 एटीपी, सिंगल बीटा ऑक्सीडेशन में 5 एटीपी बनते हैं, और तो 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा, और तो बीटा ऑक्सीडेशन से टोटल आपके 35, बीटा ऑक्सीडेशन से 35 एटीपी बनेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका 96 प्लस 35 इज इक्वल टू 131, और 2 एटीपी आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, तो -2 इज इक्वल टू 129। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, अर्जिनोसक्सिनेट लाइएज भी इन्वॉल्व होता है, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है आपका ये इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में का एक कॉम्प्लेक्स है। तो फोर्थ डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल अनकपलर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्लासिकल अनकपलर जो है थर्मोजेनिन होता है, साइनाइड और एंटीमाइसिन ए जो है ये आपके इनहिबिटर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और सोडियम एजाइड जो है ये भी अनकपलर है बट स्यूडो अनकपलर है, ये स्यूडो अनकपलर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से डिफर कैसे करता है, तो यूज ऑफ डीएनए प्राइमर रेदर देन आरएनए प्राइमर, ये बात बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है यूज ऑफ डिफरेंट एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो यूकैरियोटिक जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड्स के लिए डिफरेंट एंजाइम का यूज होता है, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन है रेप्लिकेशन इज
डिसकंटिन्यूअस रेदर देन सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये बात भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल रेदर देन यूनिडायरेक्शनल। यूकैरियोटिक डीमल्टीप्लिकेशन होता है जो बाई डायरेक्शनल होता है, प्रोकैरियोटिक भी बाई डायरेक्शनल हो सकता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज टारगेट ओनली एमआरएनए जीन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेसिकली आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए के लिए आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। सभी राइबोसोमल आरएनए जो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं, एक्सेप्ट 5s आरएनए। 5s आरएनए जो होता है वो आपका टी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है टी आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज जनरेटेड विद द रिलीज ऑफ SNRNP U4 and formation of lariat in the spliceosome during splicing of pre-mRNA in eukaryotic nuclei। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स C1। C1 कॉम्प्लेक्स बनता है जब U4 रिलीज होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई एग्जिबिट। तो ई कोलाई का जो लैक ओपेरॉन होता है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिप्रेसिबल निगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत बात है। फिर सेकेंड ऑप्शन है इंड्यूसिबल निगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है इंड्यूसिबल पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी गलत है। रिप्रेसिबल पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इंड्यूसिबल निगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सेक्स लिंक ट्रेट जो होता है फर्स्ट ऑप्शन है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये होता है आपका सेक्स लिंक ट्रेट। हीमोफीलिया भी आपका सेक्स लिंक ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस भी आपका सेक्स लिंक ट्रेट है। लेकिन बाल्डनेस जो होता है मेल के केस में, बाल्डनेस जो होता है ये आपका सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज कॉल्ड केस ऑफ। तो जब म्यूटेशन होता है और एडेनिन जब प्यूरिन किसी प्यूरिन से या प्रीमिडिन किसी प्रीमिडिन से रिप्लेस होता है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर प्यूरिन किसी प्रीमिडिन से और प्रीमिडिन किसी प्यूरिन से रिप्लेस हो तब उसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों आपके प्यूरिन हैं, प्यूरिन बेस है, तो सेम बेस को रिप्लेस कर रहा है तो इसलिए ये ट्रांजिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हेन अ ट्रांसपोजोन्स मूव आउट ऑफ डोनर साइट एंड इंसर्ट इनटू अ न्यू साइट लीविंग अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक एट द ओरिजिन साइट इन द डोनर डीएनए व्हिच मे नॉट बी प्रिपेयर्ड, मे नॉट बी रिपेयर्ड हो यहाँ पे रिपेयर्ड, इट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपका बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कहते हैं और ये पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का जो कैरेक्टर होता है ये रेसिप्रोकल डिफरेंसेस शो करता है। यहाँ पे लैक ऑफ सेग्रीगेशन होता है, सोमेटिक सेग्रीगेशन यहाँ पे होता है। इसका कोई एसोसिएशन पैरासाइट सिम्बायंट या वायरसेस के साथ इसका कोई एसोसिएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि फेट मैप ऑफ एम्ब्रियो इज प्रिपेयर्ड इन। तो एम्ब्रियो का जो फेट मैप होता है वो बेसिकली फेट मैप परफॉर्म किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई भी टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो ये आपका ब्लास्टुला स्टेज जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेंट्रोलेसाइथल एग। तो सेंट्रोलेसाइथल एग में जो यॉक होता है आपका वो एकदम सेंटर में होता है।
सेंट्रोसाइटल एक का जो यॉक होता है वो सेंटर में होता है और ये पाया जाता है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में आपका सेंट्रोसाइटल एक पाया जाता है और यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। तो ऑप्शन ए दिया इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन है डिस्क्वायर्ड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो सर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ईपीमॉर्फिक रीजनरेशन। तो ईपीमॉर्फिक रीजनरेशन आपका सैलामेंडर में देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दिया गया था कार्ल वुज के द्वारा, लेकिन आरएनए वर्ल्ड जो नेम था वो दिया गया था वाल्टर गिलबर्ट के द्वारा, तो वाल्टर गिलबर्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है फर्स्ट थ्री टोड फॉसिल्स, थ्री टूट मतलब ऐसा हॉर्स का ऐसा फॉसिल जिसमें पहली बार तीन उंगलियां देखने को मिली थी। तो मैरिची हिप्पस आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि वीजो सिनिपोथ में देखने को मिला था। मैरिची हिप्पस में सबसे पहले थ्री टोड देखने को मिले थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्रिएट रिप्रोडक्टिव बैरियर। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है वहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इज। तो प्री हिस्टोरिक मैन का जो अर्लीस्ट फॉसिल होता है वो ट्रायोपिथेकस होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि क्रिप्सिस इज ए टाइप ऑफ। तो क्रिप्सिस बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब किसी प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए जहाँ पे जैसे जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस हिसाब से अपने कलर को अपने बॉडी के कलर को अडॉप्ट कर लेता है, तो इसको क्रिप्सिस कहते हैं। जैसे तो ये जो होता है डिफेंस के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, डिफेंसिव बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है द स्लीप वेक साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्लीप वेक साइकिल जो होता है सर्काडियन रिदम का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। सर्काडियन रिदम जो है वो आपका कंट्रोल किया जाता है मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा। मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर कैन कैरी द लार्जेस्ट insert largest insert a foreign DNA. So the following cloning vector can carry the largest insert of foreign DNA. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लाज्मिड, सेकंड सेकंड ऑप्शन है आपका कॉस्मिड, थर्ड ऑप्शन है लैम्डा बैक्टीरियोफेज, फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड जो होता है ये इसका जो इंसर्ट कैपेसिटी होता है सबसे कम होता है, इसका लेस देन 10 के बी होता है, जबकि कॉस्मिड का आपका होता है 10 से 15 के बी। और लैम्डा फेज जो होता है इसका आपका होता है एक मिनट माफ करिएगा, क्योंकि 10 से 15 के बी आपका लैम्डा फेज का होता है और कॉस्मिक का जो होता है 25 से 45 के बी होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो सबसे इफिशियंट जो वेक्टर होता है वो आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, जिसका जो कैपेसिटी होता है 100 टू 3000 के बी तक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैग जो होता है उसका लगभग आपका मोर और लेस 300 के बी के आसपास होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के एनालिसिस के लिए आपका यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है साउदर्न ब्लॉटिंग, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सी ऑप्शन है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, डी ऑप्शन है ईस्टर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो है आपका ये यूज किया जाता है डीएनए के लिए,
और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आपका यूज किया जाता है प्रोटीन के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आपका आरएनए के लिए होता है और ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल यार ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए होता है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन के लिए आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। पीसीआर का यूज किया जाता है। पीसीआर जो होता है बेसिकली आपका एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का। डीएनए सीक्वेंसिंग का भी यूज किया जाता है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस और पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का भी यूज जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कैरियोटाइपिंग में होता क्या है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर को डिटेक्ट किया जाता है कि आपको क्रोमोसोम नंबर जो है आपका 46 23 पेयर है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्टोजेनेसिस। तो एक्टोजेनेसिस का यूज आपका नहीं किया जाता जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। एक्टोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मतलब लैब में ऑर्गेनिज्म की सिंथेसिस किसी भी चीज़ की सिंथेसिस को एक्टोजेनेसिस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा एक्टोजेनेसिस वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टिपिकल सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता क्या है। जैसे कोई न्यूरॉन हो गया तो ये आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया और आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। ये आपका साइटन होगा सेल बॉडी। अब आपका ऐसे भी इधर ही होगा। तो ये जो आपका होगा ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा। इसकी जो वाइडनेस होती है वो आपका लगभग 20 नैनोमीटर के आसपास होता है। 20 to 30 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ सम नर्व सेल इज माइलिनेटेड। तो नर्व सेल में होता क्या है आपका सबसे पहले ये साइटोन या सेल बॉडी होता है। ये आपका एक्सॉन होता है और इधर आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक होता है। तो जो माइलिनेटेड पोर्शन होता है माइलिनेशन जो होता है वो आपका एक्सॉन पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेचर ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज। तो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। हमारी बॉडी में जो नर्व का इम्पल्स कंडक्शन होता है वो बेसिकली केमिकल होता है बट कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिकल भी देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन। यहाँ पे इनहिबिटरी होगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन नहीं है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल आपका होता है गाबा। गाबा मतलब गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और उसके बाद ग्लाइसिन, सीरोटोनिन और एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका एग्जांपल होता है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और एसिटाइल कोलिन। तो इसमें से आपका जो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ग्लूटामेट जो है एक्साइटेटरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि बाइंडिंग ऑफ अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू विच टाइप ऑफ रिसेप्टर लीड्स डायरेक्टली टू अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है जीपीसीआर ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल जब बाइंड करेगा लिगेंड गेटेड आयन चैनल जब कोई लिगेंड बाइंड करेगा तो जो
तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो आपका रिसेप्टर बाइंड करने के बाद जो उनके जो चार्ज में होता है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो आपके केटायन होते हैं वो ट्रांस चैनल के थ्रू पास होने लगते हैं। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, नॉट प्रेजेंट इन सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन में आपके सेलेक्टिन भी इन्वॉल्व होता है, कैथरीन भी इन्वॉल्व होता है, इंटीग्रीन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ट्रांसफेरिन जो होता है आपका सेल जंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन बेसिकली आपका ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। ट्रांसफेरिन जैसे कि इसका नाम है, तो ये आयरन को, फेरिक आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। फेरिक आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन काजेज। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल के कारण आपका कॉन्स्ट्रिक्शन, यूट्राइन ब्लड प्रेशर का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूट्राइन ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द स्लगिंग ऑफ यूट्राइन एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है वैलेंस, सेकंड ऑप्शन है हैवी चेन, थर्ड ऑप्शन है द एफसी पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्थ ऑप्शन है द वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। तो एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी जो होती है वो होती है कैड रीजन के कारण। और ये कैड रीजन जो आपका प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन में पाया जाता है, लाइट और हैवी चेन दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हाइपोफाइसेशन इज रेफर्स टू। तो हाइपोफाइसेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को फिश में इंजेक्ट किया जाता है और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वाइएबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है जीन बैंक, ऑप्शन नंबर बी है जीन लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी है हर्बेरियम और ऑप्शन नंबर डी है जीन पूल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है जीन बैंक। इंडेंजर्ड स्पीसीज होता क्या है कि कोई भी स्पीसीज जो कि जिसको जिसका जिसको इसका एक्सटिंक्ट होने का जो रिस्क है वो सबसे हाईएस्ट होता है, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन टसर सिल्कवर्म रियर्ड इन इंडिया। तो इंडियन टसर सिल्कवर्म है एंथ्रिया माइलिटा जो है आपका इंडियन टसर सिल्कवर्म है,